ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ की विकास कुछ कर नहीं पा रहे। रोने में तो, नाटक करने में तो मोदी जी उस्ताद हैं। मर गया किसान साथ, रोना नहीं आया। जो हम लोगों ने किया था सब तो बेच दिए, वो सबको कमजोर करके गुलाम बना दिए। देश का सारा चीज को बेच सकते हैं, सारा मीडिया खरीद चुके हैं, झूठ को सच बताना चाहते हैं। बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ है। मेरे साथ भक्तचरण दास बिहार के प्रभारी है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कांग्रेस की भी बहुत भूमिका है। कांग्रेस को लेकर लगातार अटकल लगाया जा रहा था कि क्या जिस तरह से राजस्थान में, माफ़ कीजिएगा, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक टूट गए थे, बिहार में भी ऐसी हो सकती है। सर, क्या लग रहा है आज मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है और इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू में लड़ाई चल रहा है, अस्थिरता है, वहाँ की विकास कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ राजनीतिक गतिविधि केवल सरकार बने रहना, नहीं रहना, एक दूसरे के खिलाफ काम करना, ये सब काम चल रहा है। तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बिहार के विकास में, खास करके इंसानों के विकास में, किसान को अपना कीमत देने में एमएसपी कहीं मिलता नहीं, मजदूरों को अपना कीमत मिलता नहीं, पिछड़े वर्ग के लोग और मैंने वहाँ इतना तरह से गरीब लोग बटे हुए हैं कि मूल समस्याएं जो गरीब लोगों का हल होता नहीं, अभी आप लोग थे बिहार में, नीतीश कुमार की एक अपनी, अमित शाह के तरह उनकी भी एक क्रेडिबिलिटी है, विधायक को मिला लेते हैं, भाजपा के मिला लेते हैं, एमआईएम के मिला लेते हैं। आप लोग के विधायक तटस्थ हैं, मिलाएं नहीं। वो तो हमारे विधायक लोगों के बारे में जो बोला जा रहा था वो तो फर्जी था। सब विधायक से मैं 1-to-1 बात किया जब मैं गया था। आप लोग की सर को कह रहे थे कि मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है, नीतीश जी बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी अभी भी बनी हुई है? नहीं, देखो, वो बिहार की सरकार अस्थिर है, राजनीतिक स्थिरता दोनों में नहीं है, बैलेंस नहीं है। और जिस तरह की बीजेपी का रवैया है दूसरे राज्यों में जो कुछ किए हैं, वो ऐसा नीतीश जी के साथ भी कर रहे हैं। और नीतीश जी भी उस तरह से वो जोड़ तोड़ के सरकार में कब तक रहे? लगता है सरकार, आपको क्या लगता है सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी? मुझे नहीं लगता कि इस स्ट्रक्चर में वो लोग 5 साल कर पाएंगे। अगर सरकार चल भी गई तो नीतीश जी सीएम बने रहेंगे, बार्गेन कर पाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है? ये लोग कभी भी आपस में झगड़ सकते हैं। जो राजनीतिक कैरेक्टर है, ये भी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है और वो लोग भी चाहते हैं बीजेपी करण टोटल करने के लिए सरकार को, तो इसलिए प्रॉब्लम रहेगी। भक्तचरण जी, आज जो गुलाम नबी आज़ाद को लेकर प्रधानमंत्री रोए हैं, बड़े अच्छे संबंध है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बहुत सारे बीजेपी के लोग जो है वो कांग्रेस में बैठे रहते हैं, स्लीपर सेल काम करता है। कौन? प्रधानमंत्री जी रोए हैं? हाँ, प्रधानमंत्री जी रोए। आज़ाद को किस लिए? उनकी विदाई थी ना आज संसद में। हाँ, तो उसमें रोने वाली बात क्या थी? रोने में तो, नाटक करने में तो मोदी जी उस्ताद हैं, वो एक नाटक कर लिए। वो भी आपको मोदी जी का रोना नाटक लग रहा है? नाटक नहीं तो क्या है? मोदी जी कभी वास्तव में किसानों का हालत देख के रो नहीं सकते हैं? दिल में थोड़ा कैसे देख रहे हैं, थोड़ा सा दर्द पैदा नहीं हो सकता है? कैसे देख रहे हैं किसान आंदोलन को? क्या लग रहा है? ये आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने प्रोवोक किया है, राहुल प्रियंका जी का इसमें हाथ है। ये तो बेकार बात कह रहे हैं। किसान तो अपने आप में लड़ रहा है, हम तो नहीं लड़ रहे हो। जो किसान सर आज दिल्ली के चारों ओर बैठा हुआ है, वो किसान तो स्वतंत्र है। लगभग 40 संगठन के किसान वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत सारे 200 ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ ज्वाइन किया है। मोदी जी से मजदूर का दर्द देख के नहीं रोया गया जब लॉकडाउन में पैदल चलते गए हुए, और आज किसान बारिश में बैठा है, किस तरह से बर्फ जैसे स्थिति में बैठा रहा है, मर गया किसान साथ, रोना नहीं आया, गुलाम जी के रोना आया, उसको विश्वास करेंगे। अब तो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के, बीजेपी के आदमी थे, इसलिए उनको ग्रैंड विदाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री। वो तो राजनीतिक फायदा लेने के लिए मोदी जी उस्ताद हैं। हर चीज़ से, हर घटना से, हर इशू से, हर व्यक्ति से अपना फायदा लेने का प्रयास वो करते रहते हैं जहां मौका मिल जाए। इतना दर्द है तो मुसलमानों को क्यों दरकिनार कर रहे हैं? इतना दर एक मुस्लिम लीडर के प्रति है तो आप मुस्लिम को क्यों इतना
आप तो सीनियर नेता है, कल तो मोदी जी ने संसद में कहा कि हम वही सारा काम करें जो मनमोहन सिंह और कांग्रेस बढ़ाना चाहती थी, चाहे वो 370 हो, राम मंदिर हो, या अब ये जीएसटी हो, या फिर ये एक बिल हो, कृषि बिल हो। जो हम लोगों ने किया था सब तो भेज दिए, पब्लिक अंडरटेकिंग तो भेज रहे हैं एक के बाद एक। जो जीडीपी दिया था वो तो ख़त्म कर दिए, जो एक्सपोर्ट पोजीशन दिया था वो तो ख़त्म कर दिए, जो रोजगार की स्थिति था वो तो आज 20 करोड़ लोग रोजगार से मुक्त हो गए। रोजगार तो नया सृजन नहीं है, लुप्त है, तो करे क्या। लेटरल एंट्री पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से सरकार ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों की भर्ती कर रही है, आईएएस की भर्ती कर रही है, ये सब पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है, पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है। ये देखिए, देश का जो इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये स्वतंत्र था, उसको वो सबको कमजोर करके गुलाम बना दिया। लेकिन सर कांग्रेस ने ही सचिन तेंदुलकर को सांसद बनाया था तमाम नियम को ताक पर रखकर, जबकि स्पोर्ट्स कोटा से ऐसा होता नहीं था। अब वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी के लिए ट्वीट कर रहे हैं तो वो जाने, उनकी गरिमा जाने, उनके सम्मान जाने, उनमें से क्या कह सकते हैं। सचिन तेंदुलकर को पूरा देश मानता था, सम्मान करता था। मैं भी भारत का स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुका हूँ। सचिन तेंदुलकर जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ऐसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए था। तो आप लोग का घोड़ा बिक क्यों जाता है? आप तमिलनाडु, कर्नाटक सम्मान करते हैं, कर्नाटक में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, पूरा का पूरा लोग चले जाते हैं, लगता है जैसे कांग्रेस बीजेपी हो जाती है। यहाँ जब खरीदने वाला, बेचने वाला, जब देश का सारा चीज को बेच सकते हैं, कभी भी किसी भी जगह पे जाकर राज्य में एमएलए खरीद के सरकार बना सकते हैं, प्रलोभन दिखा सकते हैं, लोकतंत्र का, चुनाव का कोई सम्मान नहीं करते हैं, तो उस व्यक्ति का और उस सरकार पर हम क्या कहें। क्या लग रहा है, आदिवासियों को लेकर, दलितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर कांग्रेस की वही स्ट्रेटजी है, कुछ बदली है? देखिए, कांग्रेस दलित, आदिवासी, पिछड़े के प्रति समर्पण की भावना है, और उनकी जिंदगी बनाने के लिए, उनकी भविष्य निर्माण करने के लिए बहुत सारे योजनाएं जो किया गया था वो तो एक एक करके खत्म हो रहा है मोदी जी के ज़माने में। आप एनआरईजी को ही देखिए, लोगों को सशक्तिकरण का पैसा, जो इंक्लूसिव ग्रोथ के तहत जो स्ट्रेटेजी मनमोहन सिंह जी ने बनाया था वो तो खत्म हो रहा है। पिछड़े एरिया विकास के लिए जो पैसा था 40,000 करोड़ रुपया हमारे ईस्टर्न रीजन का, हमारे बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, इसके लिए जो पैसा था 40,000 करोड़ रुपया का, पिछले BREGF जिसको जो प्रोजेक्ट का नाम कहते, वो तो स्कीम खत्म कर दिया। IAP जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में था वो स्कीम को खत्म कर दिए। ये तो लोगों को एक सवाल, निजीकरण का पूरा दौर आपके जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, योजना आयोग में थे, वहाँ से शुरू होता है। मोदी जी उसको थोड़ा बढ़ चढ़ के करे, वो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, वो कंपनियां बेच दे रहे हैं, तो क्या अंतर दिख रहा है? कंपनियों को मजबूत किया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो नवरत्न कंपनियों को भी ये लोग बेचने का वो इंदिरा गांधी ने किया था ना सर, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। लेकिन मैं मनमोहन सिंह के बात कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी ने जो निजीकरण शुरू किया, वाजपेयी जी ने डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनाया, अब तो मोदी जी बेच रहे, तो क्या आपत्ति है? वो जो था ना, जब ग्लोबल मांग था, ग्लोबलाइजेशन जब पूरे विश्व जब एक होने लगा, तो उस मांग के अंदर आर्थिक दृष्टिकोण से मोदी जी आज पूरा सरेंडर कर गए, अपने उसी तरीके से भारत को बनाना चाहते हैं। 130 करोड़ की जनता, मनमोहन सिंह जी का पॉलिसी था इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी, हम अपने जनता को मजबूत करें और जनता का सेविंग बढ़ाएं, जनता का रोजगार बढ़ाएं, तो जनता मजबूत होगी तो हमारा जीडीपी बरकरार रहेगी। ये जीडीपी आज नीचे चला गया है, इनका कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है मैनेजमेंट करने के लिए, लेकिन वो बेचते चले जा रहे हैं। प्राइवेटकरण करके आप कहाँ तक करोगे और अपने इकोनॉमी को बरकरार रखोगे, वो थ्योरी तो इनको मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो कल एक शब्द इस्तेमाल किया है, आंदोलन जीवी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो क्या है? जो आंदोलन करते हैं उनको उन्होंने पैरासाइट्स कहा है। पढ़ा लिखा जीवी हैं, विद्वान जीवी हैं, वो स्थिर मनते जीवी हैं, वो तो उठपटांग हमेशा करते रहते हैं। वो तो आंदोलन खुद, आप देखिए गैस के जो उस समय गैस थोड़ा सा 300 350 था, आज 700 800 900 पर पहुंच गया है। देखिए ये हाँ। उस समय क्या करते थे वो भी तो आंदोलन जीवी थे। वो तो जो बातें बोलते थे, अभी भी जो बड़का बात बोलते रहते हैं, सब जगह बोल रहे हैं, तो क्या है, क्या जीवी हैं? खुद को एहसास करके देखें आंदोलन जीवी कौन है।
तो मीडिया तो उनके साथ है ना, टेलीविजन अखबार आप लोग की खबर तो दिखा ना, बिकी हुई है ना मीडिया। मीडिया बिकी हुई है, सारा मीडिया खरीद चुके हैं और ये झूठ को सच बताना चाहते हैं। सच है, ये सच है, ये सच है। देखिए आज देखिए सीनियर नेता हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि इस बड़े सीनियर नेता जो हैं वो सड़कों पर उतरे। आज कांग्रेस ने भारत बचाओ का प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ किसानों को ही बॉर्डर पर बैठा दिया गया। कांग्रेस को बीजेपी और अमित शाह ने एक जगह है प्रेस क्लब और उसी के जगह पर के पास कांग्रेस यूथ का दफ्तर है और आधा किलोमीटर में वो उनको बैरिकेड करके रख देते हैं। तो प्रोटेस्ट लगभग इस देश में आंदोलन खत्म होता दिख रहा है। अब देखते हैं कांग्रेस के आप लोग बहुत दिनों बाद लगता है सड़क पर उतरे हैं। नहीं, सड़क पर बहुत उतर रहे, अब तो चारों ओर उतर रहे। पूरा देश में अभी किसानों की क्रांति होगी। बिहार में भी हमने शुरू कर दिया। अभी 15 दिन में किसान सत्याग्रह यात्रा 15 जिले में, क्या बिहार में अभी सेकंड फेज 20 तारीख से करने जा रहे हैं। बिहार में? हाँ, बिहार में तो पहले से ही एमएसपी खत्म है सर। इसीलिए तो बिहार में पहले से एमएसपी खत्म है। बटाईदार किसान बहुत है, किसानों की दुख दर्द कोई सुने नहीं जा रहा है। 1100 रुपया से ऊपर धान नहीं जा रहा है। गेहूं जो है बिकते नहीं है। 1% श्योर कर रहे हैं कि ये SC ST OBC आरक्षण के प्रति कांग्रेस का नजरिया बदला है पहले से क्या हमेशा मजबूत रहा है, आज बहुत मजबूती हुआ है। तो ये थे मेरे साथ भक्तचरण दास जो लगातार बिहार के प्रभारी हैं और ये लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि उसके जो सीनियर नेता हैं वो अब आंदोलन में शामिल हो। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।